हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल द नॉलेज हब ऑफ द टॉपर्स में। पिछले वीडियो में हमने कार्बन एंड कंपाउंड के 2 पार्ट डिस्कस किए, ये तीसरा पार्ट होगा और इसमें जो बचे हुए टॉपिक है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो हम जैसा मैंने आपको बताया था, हम कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म को डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो रासायनिक गुणधर्म है वो है दहन। तो दहन क्या होता है, आपको पता होगा कि जो कार्बन के यौगिक है उनका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब उनका दहन किया जाता है तो उसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि संतृप्त, आपको पहले बताया भी था कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन अगर हम उसको जलाते हैं तो नीली ज्वाला देते हैं और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो पीली ज्वाला के साथ जलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैसे उनका दहन होता है। जैसे मान लीजिए कार्बन का यौगिक CH4 मेथेन है, इसका अगर हम दहन करें तो क्या होता है? CO2 जलवाष्प के रूप में जल प्राप्त होता है, साथ में ऊष्मा निकलती है। तो ये ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया भी है। तो आप कोई भी यौगिक को अगर आप एथेन ले लें, उसका दहन करें ऑक्सीजन के बाद में, तो भी ये CO2H2O और ऊष्मा निकलेगी। बस बैलेंसिंग के जो ये एटम है ये अलग थोड़ा ज्यादा हो जाएंगे। और जैसे मान लीजिए कोई भी कार्बन का आप बेसिक ले लीजिए, वो भी CO2H2O और थोड़ी सी एनर्जी निकालता है। तो ये जो यौगिक होते हैं, मेथेन का दहन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि मेथेन दहन करता है तब क्या होता है, ये रिएक्शन पूछी जाती है 1-2 नंबर में। ठीक है, तो दहन अपक्रिया हो गई। आप समझते हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया। ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होती है? मान लीजिए जैसे कोई यौगिक है, मान लीजिए एथेनॉल है, ठीक है, कार्बन का यौगिक है। अगर हम इसको क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में गर्म करें तो क्या होगा? तो ये एथेनाइक अम्ल में बदल जाए, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाती है ऑक्सीकरण अपक्रिया कि जब भी कार्बन के कोई भी कंपाउंड को, जैसे एथेनॉल है, और उसको क्षारीय KMnO4 को गर्म करते हैं तो वो एथेनाइक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अपक्रिया। तो ये आपको ऑक्सीकरण भी समझ में आ गई। तीसरी अपक्रिया संकलन अपक्रिया। संकलन अपक्रिया क्या होती है? तो मैंने आपको बताया कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो जब हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़ दें और वो संतृप्त हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? संकलन अपक्रिया। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जुड़ा है इसलिए संकलन अपक्रिया कहते हैं। अब हाइड्रोजन ऐसे तो जुड़ेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं? कैटलिस्ट, उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए निकिल या पैलेडियम का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, मान लीजिए एथीन है, इससे हम हाइड्रोजन अगर जोड़ेंगे, देखिए कैसे जुड़ता है हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड है, जब ये हाइड्रोजन इस पे अटैक करेगा डबल बॉन्ड टूट जाएगा और क्या बनेगा? खुल जाएंगे बॉन्ड एक इसके। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, एक है, तो एक यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा। पहले से 2 मौजूद थे तो ये क्या बन जाता है? एथेन। तो एथीन से एथेन अगर हम निकिल पैलेडियम को उपस्थिति में हाइड्रोजन को योग करें तो एथेन बन जाता है। तो ये हो गई संकलन अपक्रिया कि जब हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैलेडियम और निकिल की उपस्थिति में हाइड्रोजन से योग कराया जाता है तो वो संतृप्त यौगिक बन जाते हैं। इसे कहते हैं संकलन अपक्रिया। और एक अपक्रिया क्या है जो तीसरी आपकी अपक्रिया जो पूछी जाती है, वह प्रतिस्थापन अपक्रिया। प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या है? तो देखिए विस्थापन प्रतिस्थापन अलग है। प्रतिस्थापन जब पूछी जाए तो आपको कार्बनिक यौगिक वाली रिएक्शन लिखनी है। कैसे लिखनी है? जैसे मेथेन है, मेथेन जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा मंद सूर्य के प्रकाश में एसम्यू की उपस्थिति में, तो क्या होगा? एक एक करके हाइड्रोजन के यौगिक को विस्थापित कर देगा। सबसे पहले एक विस्थापित करके एक हाइड्रोजन गया, CH3 बचा और वो HCl बना लिया, तो ये Cl आके जुड़ गया। ठीक है, फिर से क्या होगा? अगर CH3Cl को फिर से हम Cl2 से कराएं तो फिर ये एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, CH2 Cl बन जाएगा और HCl मुक्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये रिएक्शन चलती रहेगी और जब तक आखिरी में CCl4 बनेगा। इसे कहते हैं प्रतिस्थापन। क्यों प्रतिस्थापन अपक्रिया करते हैं? क्योंकि क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणु को विस्थापित कर देता है, जिसे प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो ये हो गया प्रतिस्थापन अपक्रिया। चारों अपक्रिया आपको अच्छी समझ में आ गई होंगी। अब हम डिस्कस करेंगे अपना अगला टॉपिक जो कि होगा एथेनॉल और एथेनाइक अम्ल। उसमें हम उसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण समझेंगे और साथ में हम उसकी कुछ अपक्रियाएं देखेंगे जो कि रासायनिक गुण के अंदर आ जाएंगे। तो एथेनॉल क्या होता है? तो एथेनॉल कि अगर हम भौतिक गुणधर्म की बात करें तो ये रंगहीन, गंध और जलने में स्वाद देता है और ये जल में घुलनशील होता है और ये एक उदासीन प्रकृति का होता है। ना ये अम्लीय होता है और ना क्षारीय होता है। तो मैंने आपके लिए एनसीईआरटी से नोट्स बनाए हैं, उसी से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा वीडियो। तो अगर इसका क्वेश्चनांक की बात करें तो 351 होगा। इसका क्वेश्चनांक 351 केल्विन होता है, मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 351 केल्विन होता है। अब अगर हम इसके रासायनिक गुण की बात करें तो रासायनिक गुण में इसकी कुछ अपक्रियाएं होती है। जैसे पहली इसकी अपक्रिया है, आपको 3-4 अपक्रिया बस तैयार करनी है एथेनॉल की रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक गुण में पहली है Na के साथ अपक्रिया। मान लीजिए एथेनॉल है,
अगर हम इसकी Na के साथ अप्लाई कर दें तो ये सोडियम एथॉक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो ये हो गई इथेनॉल, ये सोडियम एथॉक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। तो ये हो गई सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस। दूसरी इसकी अपक्रिया क्या है, अब मैंने आपको अभी बताया था ऑक्सीकरण अपक्रिया, तो इसमें भी आप इसका दूसरा रासायनिक गुण लिख सकते हैं। अगर हम इसे क्षारीय कैमनोफोर की उपस्थित या पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थित में अगर हम इसका ऑक्सीकरण कराएं तो ये एथेनाइक अम्ल बन जाता है, एथेनाइक अम्ल बन जाता है। तो ये हो गई इसकी दूसरी रिएक्शन। अब अगर हम इसकी तीसरी रिएक्शन की बात करें तो एक निर्जलीकरण अपक्रिया होती है। निर्जलीकरण अपक्रिया क्या होती है ये भी पूछी जाती है। निर्जलीकरण, ये ऑक्सीकरण हो गई, ऑक्सीडेशन डिहाइड, ऑक्सीकरण हो गई, निर्जलीकरण अपक्रिया हो गई। ठीक है, निर्जलीकरण, निर्जलीकरण में क्या होता है, अगर हम मान लीजिए ये है आपका एल्कोहल, अगर हम इसे H2SO4 की उपस्थित में 140 से 60 डिग्री सेल्सियस पर हीट करें तो ये इसका निर्जलीकरण हो जाएगा। निर्जलीकरण का मतलब इससे जल हट जाएगा। जल देखिए, अगर हम बना इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो इसमें अगर देखें तो H2O है, ये यही जल इसमें बन रहा है। अगर ये जल अलग हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो जल अलग कर दीजिए तो बन जाएगा H2 अगर हम अलग कर दें तो इसमें क्या बनेगा, 2 C बनेगा और एक H बचेगा तो क्या हो जाएगा C2H4। ये किसका सूत्र होता है, एथीन का। तो ये तो याद करने की ट्रिक है, H2H से अलग कर दो, 2 C और H बना के C2H4 बन जाएगा। इसका मैकेनिज्म ऐसे नहीं होता, बहुत ही बड़ा मैकेनिज्म इसका जो मैं डिस्कस नहीं कर सकता इस टॉपिक में। इसमें मुक्त मूलक पहले फ्री रेडिकल बनते हैं, उसके बाद इसमें कार्बोकैटायन होता है, फिर इसमें SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बहुत आगे आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं। ये निर्जलीकरण हो गया। ठीक है, अब हम समझते हैं एथेनाइक अम्ल जो कि दूसरा कंपाउंड है। एथेनाइक अम्ल क्या होता है, एथेनाइक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH, ये होता है एथेनाइक अम्ल। एथेनाइक अम्ल की बात करें अगर इसकी अगर हम भौतिक गुण की बात करें तो ये रंगहीन होता है और ये स्वाद में खट्टा होता है, सिरके जैसी गंध देता है और ये सबका क्वथनांक 391 केल्विन होता है। और ये एथेनाइक अम्ल को अगर हम ठंडा करें तो बर्फ की तरह जम जाता है, इसलिए हम इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं, क्योंकि इसे गर्म करने पर ये बर्फ की तरह जम जाता है। अब इसके रासायनिक गुण की बात करें तो इसके 2-4 रासायनिक अपक्रियाएं आपको याद रखनी है। पहली तो आपको याद करनी है एस्टरीकरण, वो आप उसमें भी लिख सकते हैं एथेनॉल वाले में भी। एस्टरीकरण क्या होती है कि जब हम एथेनाइक अम्ल को एथेनॉल से क्रिया कराते हैं, एथेनॉल का क्या होता है CH2CH2OH अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो क्या होता है एस्टर का निर्माण होता है, एस्टर CH3COO एस्टर का निर्माण होता है, साथ में जल बनता है। देखिए जल बना ना यहाँ से, एक दो H और वो निकल गया, साथ में ये पूरा आपस में जुड़ गया, ये क्या बन जाएगा एस्टर। तो इसे कहते हैं एस्टरीकरण अपक्रिया। तो पहले एस्टरीकरण आपके दोनों रिएक्शन में आप लिख सकते हैं। दूसरी क्या रिएक्शन होती है, दूसरी मैंने आपको बताया था कि जब अम्ल धातु कार्बोनेट से अपक्रिया करते हैं तो लवण प्लस जल प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। तो ये एक अम्ल तो ही है, भले ये दुर्बल अम्ल है तो एक अम्ल ना, CH3COOH प्लस Na2CO3। तो ये तो कंफर्म है कि H2CO2 तो बनना ही है और एक लवण बनना है। लवण क्या बनेगा, 60 जो बनेगा इसमें CH3COONA जो कि सोडियम एसीटेट होता है। अगर बाई कार्बन लेंगे तो भी यही रिएक्शन होगी। ठीक है, बस बैलेंसिंग का फर्क होता है, इसमें हम 2 को गुणा कर लेंगे क्योंकि Na2 है, उसमें वो बैलेंस हो जाता है। तो ये धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट से अपक्रिया हो गई। और क्या अपक्रिया हो सकती है इसकी, तो यही 3 अपक्रिया हैं जो आपको याद करना है, तीनों अपक्रियाओं से आपका हो जाएगा। इसे 3 ही गुण पूछे जाते हैं। और आप एक याद कर सकते हैं इसकी NaOH से अपक्रिया, क्योंकि ये अम्ल है, क्षारक से अगर क्रिया करेगा, क्षारक है NaOH, अगर ये अम्ल है, अगर ये क्षारक से अपक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा CH3, वही सोडियम एसिटेट बन जाएगा प्लस जल मुक्त हो जाएगा, क्योंकि अम्ल प्लस क्षारक प्लस जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया मैंने आपको बताया था। ये 4 रिएक्शन है जो आप इसकी लिख सकते हैं। तो ये दोनों टॉपिक आपके क्लियर। अब आपका सिर्फ एक टॉपिक बता है जो है कि साबुन की सफाई प्रक्रिया, तो वो भी मैं इसी वीडियो में डिस्कस किए दे रहा हूँ। आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और 2-3 वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। अब हम समझते हैं कि साबुन क्या होते हैं और मार्जक क्या होते हैं। तो साबुन क्या होते हैं, साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। क्या, लंबी कार्बोक्सिलिक अम्लों की श्रृंखला, ये यहाँ कार्बन ऐसे जुड़े होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल की लंबी श्रृंखला होती है। ठीक है,
उससे क्या होते हैं, सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। और अगर हम बात करें अपमार्जक क्या होता है, तो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम, मान लीजिए लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों की ये है, और इसमें अमोनियम या सल्फोनिक लवण होते हैं, 2 लवण होते हैं इसमें, ठीक है। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों सोडियम पोटेशियम लवण, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सल्फोनिक या अमोनियम लवण होते हैं। तो ये हो गया साबुन, ये हो गया अपमार्जक। साबुन अपमार्जक समझ आ गया। अब हम समझते हैं कि साबुन कैसे, सफाई प्रक्रिया साबुन क्या होती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं इसमें डिस्कस करूंगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगले वीडियो में आपको साबुन की सफाई प्रक्रिया के बाद पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाएगा, और आपको मेरी गारंटी है इस जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। अगर आता है तो आप, मैंने कहा था, आप चैनल को डिसलाइक करके अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं। तो थैंक यू। वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।